जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसे दरअसल बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया भी कहा जाता है। और साथ ही साथ 16 के 16 जितना भी फाइनेंस कमीशन आज तक जिनका बैठक हुआ है और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या थे, उन सभी के बारे में भी हाईलाइट्स देखने की जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा दूं। एक होता है हमारा फिस्कल, दूसरा है होता है हमारा मॉनिटरी। ये कई बार हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं और कई बार हम समझते हैं कि दोनों एक ही टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो, मैं आपको क्रूडली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आरबीआई अगर कोई डिसीजन ले रहा है, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड कोई पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस है या वहाँ पर कोई चीज़ हलचल हो रही है, तो नो डाउट इट इज़ समथिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड मॉनिटरी। वहीं अगर हम सरकार की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ द डे की बात करेंगे, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए जाएंगे, पॉलिसी वगैरह में चेंजेस लाएंगे, तो वहां पर हम फिजिकल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देखिए, वैसे तो दोनों, चाहे वो फिजिकल हो मॉनेटरी हो, दोनों के दोनों हमारे इकोनॉमी को सस्टेन करवाने के लिए ही होते हैं। उनमें चेंजेस वगैरह लाते हैं ताकि इकोनॉमी में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ताकि उन्हें हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन फाइनेंस कमीशन जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, वो दरअसल इसी फिजिकल नेचर से जुड़ा हुआ है, फिजिकल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और उसे बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म भी कहा जाता है। अब देखिए, वर्ड फेडरलिज्म बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच जिस तरीके का रिलेशन है, उसी के ऊपर फेडरलिज्म यहाँ पर डिपेंड करता है। और एक हेल्थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि स्टेट जो है वेलफेयर कॉन्सेप्ट को अपना ले, या फिर स्टेट में हम वेलफेयर स्टेट बना सके। सो ये फाइनेंस कमीशन भी दरअसल उसी से रिलेटेड काम करने की कोशिश करता है, एंड हाउ इट डज हम उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो कि खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें बिठाते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट सा रीजन इनका यही होता है कि ये फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि एक दो सरकारी स्टेट्स थोड़ी ना इंडिया में है, लगभग 28 के आसपास, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। और हमने ये भी जाना कि इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो क्वाज़ी फेडरलिज्म है, यानी कि ज़्यादातर पावर जो है वो हमें सेंटर के हाथ में ही दिए गए हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो कि स्टेट्स नाराज़ हो। अब यहाँ पर सेंट्रल टैक्सेस की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स वगैरह हो गया, सर्विस टैक्सेस वगैरह, ये सभी दरअसल स्टेट्स वसूल ज़रूर करते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली सेंटर के हाथों में जाते हैं। तो सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो अलोकेट टैक्सेस इन्हें करें। तो फाइनेंस कमीशन का काम यही होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या सही तौर पर हो रहा है या नहीं, उसे देखना। फिजिकल हार्मोनी बनाए रखने की कोशिश करना है सेंटर और स्टेट्स के बीच, ताकि स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट थ्रू आउट इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी हमें देखने को मिल सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट सा पर्पस है फाइनेंस कमीशन का। आई होप कि अभी आपको ये सेंटेंस समझ में आया हुआ होगा कि फाइनेंस कमीशन इज कंसिडर्ड एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, क्योंकि हेल्थी जो रिलेशनशिप, खासकर पैसे का लेन देन जहां पर है, तो वहां पर स्टेट्स और सेंटर के बीच एक हेल्थी रिलेशनशिप लाने की ये कोशिश करता है, और बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई तुम्हें प्रोसीड्स किस तरीके से डिवॉल्व करने पड़ेंगे, टैक्स का शेयर किस तरीके से स्टेट्स को देना पड़ेगा, कौन से स्टेट्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है, कौन से स्टेट्स में ग्रांट इन एड्स तुम्हें ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगा, उन सभी के बारे में फाइनेंस कमीशन ही बताता है। अब देखिए, एक और चीज़ भी मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फाइनेंस कमीशन का जितना भी काम है वो रिकमेंडेटरी इन नेचर है, यानी कि गवर्नमेंट से हट के इंडिपेंडेंटली ये ज़रूर काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इनके रिपोर्ट्स हैं वगैरह हैं, वो सरकार को जब सबमिट किए जाते हैं, तो सरकार के हाथ में है कि वेदर वो उन्हें फुलफिल करते हैं या नहीं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम उनमें से मेजर जो रिकमेंडेशन है उन्हें फुलफिल किए ज़रूर जाते हैं। तो सबसे पहला इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई बार मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया कि अगर कोई एक बॉडी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जिसका रेफरेंस हमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, या फिर वो बॉडी ऐसी है या अथॉरिटी ऐसी है जो अपने पास डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही लेती है, किसी स्टैट्यूट से या किसी लॉ से नहीं लेती। तो फाइनेंस कमीशन भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जो अपना अधिकार या पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 से लेता है। सो आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president of India to constitute finance commission every 5 years or at such each earlier intervals as deemed necessary.
कई बार लोगों में एक गलत धारणा भी होती है कि सर हर 5 साल में एक बार इनको बिठाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ज़रूरत है तो उस 5 साल के कार्यकाल के पहले ही उन्हें बिठाया जा सकता है या फिर उसे थोड़ा बहुत पुश भी किया जा सकता है। लेकिन एट अ रेगुलर इंटरवल 5-5 साल के लिए हर हाल में यहाँ पर बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही ये पावर्स दिए गए हैं। अल्टीमेटली कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर ही तो प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो आर्टिकल 280 इज द आर्टिकल विच गिव्स अ रेफरेंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब आइए इनके फंक्शंस थोड़े बहुत देखने की कोशिश करते हैं इन डिटेल। अभी भी हमने डिस्कस किए थोड़े बहुत। तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स स्टेट वसूल करके देता है, तो इन रिटर्न नो डाउट सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है वो स्टेट्स में भी डिवाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राइमरी फंक्शन फाइनेंस कमीशन की क्या होती है कि वो रेकमेंड करते हैं कि भाई ये जो नेट प्रोसीड्स आए हुए हैं टैक्सेस द्वारा, आप उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच। यानी कि विद इन द स्टेट्स एंड देमसेल्व्स तुम कैसे मिल बांट के उन टैक्सेस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ की जाती है। दूसरा, ग्रांट इन एड्स। ज़रूरत पड़ने पर क्या होता है कि आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया चंद स्टेट्स को मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लो किसी प्रोग्राम स्पेसिफिक पॉलिसी रिलेटेड हो या फिर किसी भी एजुकेशनली रिलेटेड या कोई भी चीज़ अगर पैसा स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती है ग्रांट के तौर पर, तो वो ग्रांट इन एड्स किस तरीके से दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला वगैरह क्या होगा, किस तरीके से आप क्राइटेरिया रखोगे, रिलेटेड टू दैट ऑल्सो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज से रिलेटेड भी इश्यूज जो कुछ भी है वो एवेल्युएट करने की कोशिश करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पोजीशंस को, और सजेस्ट भी करता है कि भाई आप अपना फिजिकल डिसिप्लिन कैसे इंप्रूव कर सकते हो और अपना फिजिकल इम्बैलेंसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। कई बार कई स्टेट्स में ये प्रॉब्लम रही है कंटिन्यूसली कि आमदनी अठनी और खर्चा उनका रुपया होता है। आप उनके बजट्स देख लो, नो डाउट फिजिकल डेफिसिट में ही हमेशा रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही एक नेगेटिव सी चीज़ है, वहाँ के स्टेट की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मार गिरा देगा वो हर हाल में। तो नो डाउट ये प्रॉब्लम सेंटर और स्टेट दोनों ही फेस करते हैं। तो किस तरीके से आप अपने फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, रिगार्डिंग दैट ऑल्सो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी से रिलेटेड यहाँ पर रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। और बाकी के कई सारे मैटर्स अगर प्रेसिडेंट को लगे विच ही डीम्स टू बी इम्पोर्टेंट और विच ही सीम समथिंग टू बी इम्पोर्टेंट, वहाँ पर भी उन्हें दिया जा सकता है काम, और वो काम भी यहाँ पर फाइनेंस कमीशन वाले ज़रूर करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंशियल इशू से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आइए कॉम्पोजिशन की थोड़ी बहुत बात करते हैं। मैंने कहा कि मल्टी मेंबर बॉडी है, तो फाइनेंस कमीशन टिपिकली एक चेयरमैन वहाँ पर होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, यानी कि 1+4। और ये सभी मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब देखिए वैसे तो कट शॉर्ट क्राइटेरिया कुछ हमें दिया नहीं गया है कि इनके एग्जैक्ट क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन बस इतना है कि मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आते हैं वो इकोनॉमिक्स से होते हैं, फाइनेंस से होते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं। ज़्यादातर बहुत ही सीनियर मोस्ट जो आईएएस अफसर्स जो करंट गवर्नमेंट से जो करीब रहते हैं, उन्हीं को यहाँ पर पोजीशन ज़्यादातर दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे साल तक जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़िंदगी बिताई हुई है, साउंड नॉलेज जिनको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की हो, ऐसे पर्सन्स को यहाँ पर मेंबर्स की तरह लिया जाता है। अब इतिहास की मैं बात करूं तो पहला फाइनेंस कमीशन आप देख सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस 1951 में बिठाया गया था। केसी नियोगा जी चेयरमैन बने हुए थे और सिंस देन अब तक 16 फाइनेंस कमीशंस बिठा चुके हैं। अभी 16 फाइनेंस कमीशन रिसेंटली हमने अपॉइंट किया हुआ है, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। उनके भी टर्म्स यहाँ पर दिए जा चुके हुए हैं। तो यूजुअली हर 5 साल में एक बार रेगुलर इंटरवल पर हम फाइनेंस कमीशन को बिठाते आए हुए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंस कमीशन का? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फेडरलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंस कमीशन जो है वो बहुत ही क्रूशियल सा रोल प्ले करता है ताकि फिजिकल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए, खासकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरा, रिसोर्स अलोकेशन किस तरीके से किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ पर जो कंधे पर रखा गया है फाइनेंस कमीशन के, वो ये कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स क्या वो हो रहा या नहीं, वो भी जांच करना दरअसल फाइनेंस कमीशन का काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच। और रिस्पेक्टिव नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उन्हें फिर से हाईलाइट करके भी बताते हैं अपने रिकमेंडेटरी रिपोर्ट में। खासकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एज फार एज द फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न
उसे प्रमोट करना, हेल्थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, एक डायलॉग को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच। यहाँ पर जब फाइनेंस कमीशन बिठाया जाता है तो हर स्टेट रिस्पेक्टिवली अपने अपने रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है, अपने अपने रिक्वेस्ट भी देता है और अपने अपने एडवाइजर्स भी प्रोवाइड करता है। तो उन सभी रिक्वेस्ट और एडवाइजर्स को कंसिडर करने के बाद, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिक्वेस्ट एडवाइजर्स को कंसिडर करने के बाद ही जो कुछ भी रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन अल्टीमेटली एक प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। रीजनल इम्बैलेंसेस का भी अगर इशू हो तो नो डाउट फाइनेंस कमीशन उसे भी एड्रेस करने की यहाँ पर कोशिश करता है कि भाई लेस डेवलप्ड अगर कोई स्टेट्स हो तो उन्हें ज़्यादातर रिसोर्सेस एलोकेट करवाना, डेवलपमेंट अगर किसी एरिया में ज़्यादा है तो वहाँ पर किस तरीके से सोच समझ कर हम पैसा वगैरह लगा सकते हैं। तो सभी ओवरऑल रीजन से रिलेटेड किस किस रीजन को कितना कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया भी कैसे होगा, उन सभी के बारे में भी फाइनेंस कमीशन ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो सिलेक्शन देखते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ने अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के साथ बात करके ही उनके नामों को फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या फिर बाकी के 4 मेंबर्स हो फाइनेंस कमीशन के। और ऑफन ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपर्टाइज होते हैं इकोनॉमिक, फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसी से रिलेटेड फील्ड के होते हैं। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मेंबर्स मोस्टली यहाँ पर उनके नॉलेज के बेसिस, एक्सपीरियंस पर ही यहाँ पर रिक्रूट किए जाते हैं, जिन्हें अच्छी खासी साउंड फिजिकल मैटर्स का नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी के साथ करे, ऐसे लोगों को ही यहाँ पर मौका दिया जाता है। और जब एक बार नाम फाइनलाइज किया जाता है तो नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके फाइनेंस कमीशन को बिठाती है। सो दिस इज द क्लियर कट वे हाउ द अपॉइंटमेंट हैपन्स। रिमूवल की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला उनका टेन्यूर देख लेते हैं। सो मेंबर्स जो है फाइनेंस कमीशन के, चाहे वो चेयरमैन हो या बाकी के 4 मेंबर्स, वो टिपिकली उस ड्यूरेशन के लिए सर्व करते हैं जो एक फाइनेंस कमीशन का टर्म होता है, विच इज यूजुअली 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। अब यहाँ पर उन्हें कट आउट डेट दिया जाता है कि भाई उस डेट के पहले आप अपने रिकमेंडेशंस दीजिएगा। अगर चाहे तो थोड़ा बहुत उन्हें पुश करके एडवाइस वगैरह लेने के लिए, या फिर कई बार होता है, अब मान लो कि बीच में कोविड वगैरह रिसेंटली आया हुआ था जब 15 फाइनेंस कमीशन बिठाया गया था, तो ऐसे रेयर केसेस में हम देख सकते हैं कि डेट को जो थोड़ा बहुत पुश किया जा सकता है। सो वो कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है, और एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट यहाँ पर फाइनेंस कमीशन को भी प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीशन ऑफ द टर्म, और जैसा ही कमीशन का टर्म एंड हो जाता है तो मेंबर्स विल सीज टू होल्ड ऑफिस एंड अ न्यू कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द नेक्स्ट टर्म। अगर रिमूवल या रेजिग्नेशन के बाद, देखिए मेंबर्स जब चाहें तब वो रिजाइन कर सकते हैं वॉलंटरीली, ये अब उनकी मर्जी है। लेकिन रेयर केसेस हैं जहां पर इनकैपेसिटी या मिसकंडक्ट के बारे में पता चलता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें रिमूव कर सकते हैं बाय हिज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो यहाँ पर अगेन जस्ट लाइक हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या सुप्रीम कोर्ट के जज में हमने देखा हुआ था कि दोनों हाउसेस के पास जाना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी, ऐसा झमेला कुछ भी यहाँ पर नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर जब तक है तब तक ये लोग वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और इंडिपेंडेंस इसका बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन को चाहिए कि वो किसी के दबाव में आकर रिकमेंडेशंस ना दे, ठीक है। अभी हमने देखा कि दे आर द वेरी प्रोटेक्टर्स ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली ये लोग ऑपरेट करते हैं और एक इम्पार्शियल और फेयर रिपोर्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन खासकर फिजिकल मैटर्स में वो ला के देते हैं। अब तक जैसा कि मैंने कहा कि 16 फाइनेंस कमीशंस बिठा चुके हुए हैं, तो करंटली 16 फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, लगभग टर्म्स ऑफ कंडीशंस उसे दिए गए हैं। तो अभी जो कुछ भी रिकमेंडेशंस आएंगे दे विल बी फॉर 2026 टू 2031 उसका टर्म होगा। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन अडहेरेंस टू आर्टिकल 280 सबसेक्शन 1 उन्होंने 16 फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश किया हुआ है। डॉक्टर अरविंद पनगारिया जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं नीति आयोग के। सो उन्हें यहाँ पर चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया गया है और कमीशन को ये रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप 31 अक्टूबर 2025 तक जो है अपना रिपोर्ट हमें दे दीजिएगा। सो अभी काम जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन वाले कर रहे हैं। बाकी के 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी हम देख लें। 15th फाइनेंस कमीशन बिठाया गया था फॉर द टर्म ऑफ 2020-2025 में। क्या कुछ होंगे फिजिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सी चीज़ें रिकमेंड करने के लिए। सो इसे हेड कर रहे थे, चेयरमैन जो थे वो नंदकिशोर सिंह जी थे, फॉर्मर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट IAS अफसर भी हैं। सो नोटेबल रिकमेंडेशंस उन्होंने जो रिगार्डिंग दिए हुए थे वो डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू स्टेट्स ही था।
साथ ही साथ इन स्पेशल कंटेक्स्ट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ पर हुई थी 2017 में, वो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ही था। तो उसी जीएसटी को मद्देनजर रख के किस तरीके से डिवोल्यूशन स्टेट्स को फंड्स का किया जा सकता है, उसके बारे में रिकमेंडेशन हुए थे। साथ ही साथ फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के जो कुछ भी इश्यूज हैं उनसे भी यहाँ पर डील करने की कोशिश की, और पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का भी रिकमेंडेशन दिया गया था। नेक्स्ट आता है 14th फाइनेंस कमीशन, 2015 से 2020 तक का यहाँ पर टर्म उन्हें दिया गया था। वाई रेड्डी यहाँ पर चेयरमैन बने हुए थे। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक फाइनेंस कमीशन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से स्टेट्स का शेयर था उसे ड्रास्टिकली इंक्रीज किया गया था फ्रॉम 32 to 42%। यानी कि जो भी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है उनमें से पहले सिर्फ 32% ही स्टेट्स को जाता था। 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया और 42% उसे किया हुआ है। यानी कि एक सिग्निफिकेंट सा बूस्ट यहाँ पर स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ उन्होंने एम्फोसिस करने की कोशिश की कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नीड कितनी ज़रूरी है, स्टेट्स की ज़रूरतों को मद्देनज़र रख के ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ एनहांस्ड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या कुछ मेजर्स ज़रूरी होंगे, वो भी यहाँ पर रिकमेंड किए गए थे। 13th फाइनेंस कमीशन बिठाया गया था फॉर 2010 to 2025। इसे हेड करने वाले चेयरमैन थे विजय केलकर जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट सा फोकस जो था वो फिजिकल कंसोलिडेशन एंड डेट मैनेजमेंट पर ही था। हद से ज़्यादा डेट इशू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फिजिकल डेफिसिट्स कई सारे स्टेट्स, इवन सेंटर में भी हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे मेजर्स रिकमेंड किए गए थे फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन ऑल्सो। 12th फाइनेंस कमीशन फॉर 2005 to 2010, और हेड करने वाले यानी कि चेयरमैन 12th फाइनेंस कमीशन के सी रंगराजन जी थे। अब यहाँ पर कई सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट था फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है, डेट सस्टेनेबिलिटी और फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में। और साथ ही साथ मेजर्स यहाँ पर रेकमेंड किए गए थे कि किस तरीके से फिजिकल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बोथ एट सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल्स। 11th फाइनेंस कमीशन 2000 से लेकर 2005 तक के लिए था टर्म, और इसे हेड करने वाले थे उस 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एएम खुसरो साहब थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो फाइनेंशियल कंसोलिडेशन पर, फिजिकल कंसोलिडेशन पर ही रखा गया था, और जो इंक्रीजिंग डेट है उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। और साथ ही साथ कई सारे मेजर्स यहाँ पर दिए गए थे ताकि पब्लिक फाइनेंसेस का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए और क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी हमें इम्प्रूवमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी पंत साहब, और 1995 से लेकर 2000 तक के लिए ये टर्म था 10th फाइनेंस कमीशन का। सबसे इंपॉर्टेंट सा फोकस अगेन फिजिकल रिफॉर्म्स पर था और एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर यहाँ पर एम्फोसिस रखा गया था। पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं क्या वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली पहुंच रहा है या नहीं, और कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। और कई सारे रिकमेंडेशंस यहाँ पर भी दिए गए थे ताकि फिजिकल ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी स्टेट लेवल पर कैसी बढ़ाई जा सकती हैं, उनसे रिलेटेड। 9th फाइनेंस कमीशन 1990 से लेकर 1995 के लिए था, और चेयरमैन यहाँ पर थे एनकेपी साल्वे जी। 9th फाइनेंस कमीशन ने सबसे इंपॉर्टेंट सी जो चीज़ डील की है वो अगेन थी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड डेट मैनेजमेंट, और कई सारे मेजर्स रिकमेंड यहाँ पर किए गए थे ताकि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को एनहेंस कर सकें और रेवेन्यू डेफिसिट्स को कम कर सकें। 8th फाइनेंस कमीशन बिठाया गया था 1985 से 1990 के टर्म के लिए। ये हेड करने वाले चेयरमैन थे वाई चौहान साहब, और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट एम्फोसिस जो था वो फिजिकल डिसिप्लिन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ही दिया गया था, और कई सारे इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशंस दिए गए थे ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी बढ़ सके और फिजिकल डिसिप्लिन को भी हम कैसे, फिजिकल डेफिसिट को भी हम कैसे रिड्यूस कर सकें। 1980 से लेकर 1985 टर्म के लिए 7th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए गए थे, जिसके चेयरमैन थे जेएम सहलात या जेएम शहलार जी, और यहाँ पर भी फिजिकल फेडरलिज्म और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर से रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज से डिस्कशन किया गया था। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो कि स्टेट्स की थी किस तरीके से उन्हें एनहांस कर सकते हैं उसके मेजर्स के बारे में डिस्कस किया गया था, और फिजिकल कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे किया जा सकता है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट से रिकमेंडेशंस दिए जा चुके हुए थे। 6th फाइनेंस कमीशन 1975 से 1980 के टर्म के लिए था। ब्रह्मानंद रेड्डी जो थे चेयरमैन थे, और यहाँ पर भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन और फिजिकल कंसोलिडेशन पर ही बात हुई थी, और रिकमेंडेशन किए गए थे कि पब्लिक फाइनेंसेस को किस तरीके से हम इफेक्टिवली रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं और फिजिकल डिसिप्लिन को किस तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं। 5th फाइनेंस कमीशन बिठवाया गया था 1970 से 75 टर्म के लिए,
और इसे हेड करने वाले महावीर त्यागी जी थे, जो कि हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स भी हैं। सो यहाँ पर कई सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया और वहाँ पर भी मेन इंपॉर्टेंट इशू जो था वो फिजिकल फेडरलिज्म को लेकर था और रिसोर्स अलोकेशन को लेकर था। कई सारे इंपॉर्टेंट से मेजर्स रेकमेंड किए गए थे ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स को एनहांस किया जाए और फिजिकल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाए। फोर्थ फाइनेंस कमीशन का टर्म था 1965 से लेकर 1970। पीवी राजमन्नार जी इसे हेड कर रहे थे। फिजिकल रिफॉर्म्स और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ही यहाँ पर फोकस था और ज़्यादातर रिकमेंडेशन किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर के एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और फिजिकल डेफिसिट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर कॉन्स्टेंट रिकमेंडेशंस दिए गए थे। थर्ड फाइनेंस कमीशन बिठाया गया था 1960 से 1965 के लिए। ए चंदा जी उसे हेड कर रहे थे, चेयरमैन बने हुए थे और यहाँ पर भी फिजिकल फेडरलिज्म और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स को लेकर डिस्कशंस हुए थे और कई सारे रिकमेंडेटरी मेजर्स दिए गए थे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स को एनहांस करने के लिए और फिजिकल कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने के लिए। दूसरा फाइनेंस कमीशन 1955 से लेकर 1960 के लिए था। के संतानम जी, रिमेंबर एक और इम्पोर्टेंट भी संतानम कमिटी है जो करप्शन से डील कर रहा था। सो के संतानम जी से हेड करते हैं। यहाँ पर भी फिजिकल रिफॉर्म्स और रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट सा फोकस था और रिकमेंडेशंस यहाँ पर भी उसी पर रखे गए थे कि किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है और फिजिकल डेफिसिट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और अंत में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 से लेकर 1956 के लिए केसी नियोगा जी चेयरमैन थे यहाँ पर और नो डाउट यही तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फाइनेंस कमीशन ऑफ सिस्टम इन इंडिया का और पहली बार जो इश्यूज यहाँ पर उठाए गए थे फिजिकल फेडरलिज्म से लेकर और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर से रिलेटेड थे। तो ये थी चंद बातें आपको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाननी थी। आई होप के आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं वो सभी क्लैरिफाई हो चुके होंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।